Hello everyone, I am Pranav and today's topic is compressibility and consolidation. Like हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, कल क्या देखा था हमने, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म कर दिया था, कॉम्पैक्शन बचा हुआ है। तो कॉम्पैक्शन आज आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, इसके बाद हम लाइव क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है एंड कंसोलिडेशन क्या होता है। लाइक अगर बात करें, आपका कोई एक घर बन रहा है, आपका कोई घर है, बना हुआ है या बन रहा है, उसके नीचे की जो सॉइल होगी, पहले जब घर नहीं बना होगा तब कैसी होगी सॉइल अनस्ट्रेस्ड होगी, ऊपर से कोई लोड नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था? सिग्मा कितना था? ऊपर से 0 था, कोई स्ट्रेस नहीं आ रही थी। ठीक है, वहीं आपका घर बना तो घर का कुछ लोड होगा, उसमें डेड लोड, घर का लोड मतलब डेड लोड, और जो लाइव लोड हो गए जैसे कि आप लोग, तो उसका भी कुछ लोड होगा, तो ऊपर से कुछ सिग्मा की स्ट्रेस आएगी। तो सिग्मा की स्ट्रेस आने से ये जो नीचे की सॉइल थी, वो नीचे की सॉइल क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं, डिक्रीज इन वॉल्यूम। किसके वॉल्यूम में? सॉइल के वॉल्यूम में डिक्रीज होना। किसके कारण? जब कोई ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगे या कोई स्ट्रेस लगे, उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी में और देखते हैं आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें काम की है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बहुत सारी में से हमको क्या पढ़ना है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी, आपको ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी सिंपली कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन आपको हर कहीं मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। सिंपल चीज़ों को जितने ज़्यादा सिंपल बना के पढ़ोगे उतना ज़्यादा इजी है कि भाई कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा या एक्सटर्नल स्ट्रेस लग रही होगी, है ना, कुछ स्ट्रेस लग रही होगी, उसके कारण क्या हुआ? सॉइल का वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी में और आगे बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। कंप्रेसिबिलिटी को फर्दर डिवाइड करते हैं, तो फर्दर आप कंप्रेसिबिलिटी को डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वन आएगी इसमें, कौन सी? फर्स्ट वन आएगी इनिशियल कंप्रेशन। क्या आएगा इसमें? इनिशियल कंप्रेशन। और क्या बोलते हैं इसको? और जो कॉम्पैक्शन है, जो 6th चैप्टर है हमारा, कॉम्पैक्शन। तो 6th चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगी अगले 10 मिनट में। और क्या होता है? और आता है हमारा एक दूसरा, उसको क्या बोलते हैं हम? कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं हम? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को और फर्दर और आगे दो पार्ट में डिवाइड करें तो कंसोलिडेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकंड वन इज व्हाट? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। अब देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंप्रेसिबिलिटी, जो कि होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रेशर और स्ट्रेस। ठीक है, लाइक पहले आपका घर नहीं था तो नीचे की सॉइल अनस्ट्रेस थी, आपका घर बना तो
कुछ स्ट्रेस आया उसमें, ऊपर से कुछ प्रेशर एग्जर्ट हुआ, ऊपर से कुछ प्रेशर एग्जर्ट हुआ तो नीचे के वॉल्यूम में क्या हुआ, कुछ सेटलमेंट हुआ, कुछ सेटलमेंट हुआ। तो वो सेटलमेंट क्या था, वो सेटलमेंट था डिक्रीज इन वॉल्यूम। उस प्रोसेस को क्या बोला, कंप्रेसिबिलिटी बोला। अब कंप्रेसिबिलिटी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनिशियल कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इनिशियल कंप्रेशन क्या होता है। इनिशियल कंप्रेशन कुछ नहीं होता है कि लाइक हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फेज डायग्राम पढ़ा था किसका, सॉइल का। एक होता है क्या, सॉलिड्स, और क्या होता है वाटर, और क्या होता है एयर। सिंपली क्या करेंगे हम, कॉम्पैक्शन करके किसको रिमूव करेंगे, एयर को रिमूव करेंगे। सिर्फ एयर को वॉइड से निकालेंगे। वॉइड्स में से किसको निकालेंगे, हम वॉइड्स में से एयर को निकालेंगे, एयर को रिमूव करेंगे। क्यों, कॉम्पैक्शन करने के लिए। कॉम्पैक्शन करने से क्या होगा, गामा डी, डेंसिटी बढ़ेगी सॉइल की। तो गामा डी जब बढ़ेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर फ्रॉम वॉइड्स। वॉइड्स में से क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ एयर निकाल रहे हैं। ठीक है, वॉइड्स में से क्या निकाल रहे हैं, एयर निकाल रहे हैं। अब ये कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये एयर अगर तुम स्टार्टिंग में नहीं निकालोगे तो फर्दर जब तुम्हारा घर बन जाएगा उसके बाद अगर ये कॉम्पैक्शन हुआ, ठीक है, वैसे ये आला तो नहीं होता है, ये आले बाद में होते हैं, ये तो पहले ही हो जाता है, ये अभी और देखेंगे। उसके बाद में अगर तुम्हारे घर बनने के बाद तुम्हारी सॉइल सेटल हो गई कहीं, तो तुम्हारे घर में क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, और क्रैक्स आ जाएंगे तो घर में जितना पैसा इन्वेस्ट किया तो वो सब वेस्ट कंसिडर होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर फ्रॉम वॉइड्स। वॉइड्स में से हवा को निकाल दो, एयर को निकाल दो। अब ये जो प्रोसेस होती है इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन, ये कैसी प्रोसेस होती है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस। अब ये इंस्टेंट प्रोसेस क्या है कि इंस्टेंट प्रोसेस ये है कि आप अगर अभी बैठे हो कॉम्पैक्शन करने, लाइक आपने कोई कॉम्पैक्टर ले लिया और आप क्या कर रहे हो, रोलर ले लिया और रोल कर रहे हो आप सॉइल के ऊपर, तो क्या होगा, एयर तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। इंस्टेंट प्रोसेस है कि ये मतलब आप रोल कर रहे हो, एयर निकलती जा रही है, रोल कर रहे हो, एयर निकलती जा रही है। जस्ट लाइक स्पंज को आप प्रेस करते हो तो एयर रिमूव हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, और जब हाथ हटाते हो तो वो रीगेन कर लेता है। पर लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर से ऑलरेडी स्ट्रेस लग रही है तो कॉम्पैक्ट हो गई सॉइल। तो ये ऐसा नहीं कि कोई सॉइल वापस से स्वेल हो जाएगी, नहीं, हवा वापस से नहीं आएगी। कॉम्पैक्ट कर दिया उसको, ऊपर से लोड लगा के रखा तो वो कंप्रेस्ड रहेगी। तो ये जो थी वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी, कॉम्पैक्शन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए रेड से लिख रहा हूँ। एंड एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर फ्रॉम वॉइड्स। अब ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी तो ये तो तुम्हारी जल्दी हो गई। लाइक तुम घर बना रहे हो तो घर के इनिशियल जो 10-12 दिन कॉम्पैक्शन करके तुम सॉइल को क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो। 10-12 दिन तो ज़्यादा बोल दिया, 1-2 दिन में ही हो जाती है अगर आप अच्छे से करें तो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है कि भाई ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब बात करते हैं कंसोलिडेशन क्या होता है, और कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसको यहाँ लाइव लेक्चर में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइव लेक्चर में इतने ज़्यादा बच्चों को नहीं मिल पाता है, बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है। अब क्या हुआ, प्राइमरी कंसोलिडेशन पहली प्रोसेस तो होती है ये, एयर चली गई, अब बचा कौन, अब भाई बचा है सिर्फ दो लोग बचे हैं। अब वाटर बचा है और सॉलिड बचा है, एयर तो चली गई। तो ये क्या हुआ, ये डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। क्या हुआ, डेल्टा वी का डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो गई, ये कंप्रेसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन में अब जो क्या है कि ऊपर से जब लोड लगेगा ज़्यादा, तो ये वाटर जो पोर वाटर होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, धीरे धीरे सीप होगा, बाहर निकलेगा। वो पोर वाटर को निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। पहली स्टेज में जो वॉल्यूम चेंज हो रहा था वो हो रहा था एयर के बाहर निकलने से, और दूसरी स्टेज में प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। अब कौन जा रहा है, अब वाटर जा रहा है। तो देखो ये प्रोसेस क्या होती है इसमें, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर
फ्रॉम द सॉइल मास। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है जो कॉमन सेंस से भी पता लग जाती है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन में सॉइल कैसी होगी। अब वॉइड से एयर चली गई है और वॉइड्स में कौन बचा है, सिर्फ वॉइड्स में पानी बचा है। तो वॉइड्स में अगर पानी बचा है तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में सॉइल कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जब तक के प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म नहीं होता सॉइल कैसी होगी, सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। क्यों? क्योंकि वॉइड्स में क्या है, पूरा पानी है। तो सॉइल मास इज सैचुरेटेड, सॉइल मास इज सैचुरेटेड। अब एक और बात करते हैं कि जैसे ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी, अब प्राइमरी कंसोलिडेशन कैसा है, प्राइमरी कंसोलिडेशन है टाइम टेकिंग फिनोमेना है, इसमें टाइम लगता है। लाइक आपका घर अगर आज 2020 में बना है तो पता नहीं है प्राइमरी कंसोलिडेशन कब होगा, आज से 5 साल बाद हो, 5 साल मतलब 2025 में हो, या फिर 2030 में हो, या फिर 2021 में हो। या डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आपके सॉइल के नीचे कैसी कंडीशन है, कैसी स्ट्रेस है, क्या परमेबिलिटी है सॉइल की, इन सब पे रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है कि किस रेट से आपके वॉइड से जो नीचे की सॉइल है उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द सॉइल मास, सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट चीज इज सॉइल मास इज सैचुरेटेड, और थर्ड वन इज इट इज अ टाइम टेकिंग फिनोमेना। ठीक है, टाइम टेकिंग फिनोमेना। तो ये बात हो गई किसकी, प्राइमरी कंसोलिडेशन की। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब क्या हुआ, जितना पानी निकलना होगा निकल जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा पानी निकले, जितना निकलना होगा निकल जाएगा। उसके बाद एक टाइम आएगा जब वाटर का जो एक्सपल्शन हो रहा था, वाटर बाहर जा रहा था, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ठीक है, अब क्या होगा, ये जो थर्ड कंडीशन आ गई कि मान लो ये थर्ड कंडीशन, ये तुम्हारे कौन थे, सॉलिड्स, और एक टाइम आया कि थोड़ा बहुत वाटर सॉइल में रह गया। ठीक है, और ये जो चेंज आया, ये कितना डेल्टा वी डैश का चेंज था, ये डेल्टा वी का डैश था, ये डेल्टा वी डैश का चेंज था। ये जो डेल्टा वी डैश का चेंज था इसको क्या बोला, प्राइमरी कंसोलिडेशन बोला। सॉइल कैसी थी, सॉइल सैचुरेटेड थी। सैचुरेटेड क्यों थी, पता चल गया ना, क्योंकि एयर तो चली गई, वॉइड्स में कौन रह गया, सिर्फ वाटर रह गया। और एक ऐसा फिनोमेना था टाइम टेकिंग। लाइक 2020 में आपका घर बना, तो हो सकता है कि अब ये अपने को नहीं पता कि ये कब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी कि भाई कब कितना सेटलमेंट होगा। तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा वी डैश हुआ, ये किसके कारण हुआ, ये प्राइमरी कंसोलिडेशन के कारण हुआ। अब क्या होगा कि भाई अब किसकी बारी है, वाटर, एयर भी चली गई, वाटर को जितना जाना था वो जा चुका है। अब बचे सॉलिड्स कहीं जा सकते हैं क्या, ज़मीन से नीचे सॉलिड्स नहीं जा सकते, पर लेकिन सॉलिड क्या कर सकते हैं, सॉलिड रीएडजस्ट हो सकते हैं कि भाई इधर अच्छे से नहीं बन रहा है, अपने को खड़े रहते तो अपन इधर खड़े हो गए। तो सॉलिड पार्टिकल हो सकता है कि इधर उधर ट्रैवल करे, रीएडजस्ट हो, वहीं सॉइल मास के अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण जो वॉल्यूम चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये किसके कारण होता है, री एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, सॉइल सॉलिड। तो पहले कौन निकला, पहले एयर गई, ये इंस्टेंट प्रोसेस थी तो जल्दी हो गया, घर बनने से पहले हमको कॉम्पैक्शन हो गया। फिर बात करते कंसोलिडेशन की, प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब कौन जाएगा, सैचुरेटेड सॉइल मास में से वाटर जाएगा। अब वाटर धीरे धीरे जाएगा तो डेल्टा वी डैश का चेंज आएगा, एक टाइम आएगा वाटर रुक गया। अब कौन होगा, अब सॉलिड्स कहीं जा नहीं सकते तो सॉलिड हो सकता है रीएडजस्ट हो जाए, और इस रीएडजस्टमेंट के कारण क्या होगा, कुछ चेंज आएगा कि भाई ये सॉलिड रीएडजस्ट हो गए और कुछ चेंज आया थोड़ा बहुत, तो वाटर तो था ही, ये वाटर तो था ही और सॉलिड रीएडजस्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो छोटा सा चेंज आया है ये किसके कारण आया, ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन के कारण आया। ये किसके कारण है, ये
प्राइमरी कंसोलिडेशन के कारण आया। और ये किसके कारण आए थे? ये कॉम्पैक्शन के कारण आए थे, जिसको क्या बोले थे? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ नहीं है, हमको सिर्फ वॉल्यूम चेंज मेजर करना है कि कितना चेंज होगा। इसकी छोटे प्रोसेस है, आप छोटी प्रोसेस देखते चलो, आराम से आपको बनता चलेगा। तो ये कॉम्पैक्शन के लिए हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे पूरा। तो ये कॉम्पैक्शन यहाँ तक के समझो, अभी लाइव क्लास में 6 चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं वो कमेंट कर सकते हैं, तो उनको भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो लाइव क्लास में वो भी पढ़ लेंगे कॉम्पैक्शन। ठीक है, और जब आप वीडियो चालू करते होंगे वहाँ पे कांटेक्ट के लिए आता होगा, तो आप वहाँ पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मैं ज्वाइन कर लूँगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये वहाँ हम पढ़ेंगे। और अभी देखते हैं क्या, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ओवरऑल हम क्या देखेंगे? कंसोलिडेशन देखेंगे। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंसोलिडेशन में किसका योगदान था? कंसोलिडेशन में तरजागी का। और तरजागी कौन थे? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस डबल हो गई बाकी के चैप्टर्स से। ठीक है, तो वो पूरा सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं क्या कंप्रेसिबिलिटी हम 6 चैप्टर में देखेंगे। कंसोलिडेशन देखते हैं। कंसोलिडेशन में पहला कौन सा? प्राइमरी कंसोलिडेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे पहले हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड्स अपॉन सोचो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता होगा। पहली चीज़ जो आती है रेट ऑफ कंसोलिडेशन में, फर्स्ट चीज़ कि भाई सॉइल की परमिएबिलिटी कैसी है। किसकी बात कर रहे हैं? रेट की, मतलब किस रेट से कंसोलिडेशन हो रहा है। अब ये सर ये रेट ऑफ कंसोलिडेशन समझना पड़ेगा, है ना, कि ये हो क्या रहा है। रेट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन में रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेट क्या होता है? रेट होता है कि भाई पानी का फ्लो, प्राइमरी में क्या होता है? वाटर का फ्लो कितनी तेजी से हो रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पहले सॉइल पे डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है, या फिर परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करेगा? परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब अगर परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल ज़्यादा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा। क्यों? जब सॉइल में से इजीली वाटर पास हो रहा होगा तो रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा, ज़्यादा वाटर पास होगा। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सेकेंड चीज़ देखते हैं, और किस पे डिपेंड करेगा? लोडिंग कंडीशन पे। किस पे? लोडिंग कंडीशन पर। लोडिंग कंडीशन क्या होती है कि भाई ऊपर से आप कितना स्ट्रेस लगा रहे हो, कितना लोड लगा रहे हो। पता लगे आप अकेले खड़े हो सॉइल मास पे और बोलो कि भाई मैं खड़ा हूँ, पानी प्राइमरी कंसोलिडेशन हो जाएगा 1 साल में, मैं 1 साल यहीं खड़ा रहता हूँ, तो आपका लोड नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं हो पाएगा। उसके जगह आप क्या करो, एक ताजमहल बनवा दो किसी के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि 1-2 साल में कंसोलिडेशन हो जाएगा और आपको खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? लोड ज़्यादा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज़्यादा। आप ऐसे खड़े रहोगे और सोचोगे कि हो जाएगा प्राइमरी कंसोलिडेशन, तो इतना ईजी रहता तो हम क्यों ही पढ़ते, हम वही चीज़ पढ़ते जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, तो लोडिंग अगर ज़्यादा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज़्यादा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि ड्रेनेज कंडीशन या फिर ड्रेनेज कंडीशन को और क्या बोल सकते हैं हम? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। अब ये क्या है? देखो, ये आपका क्या था? ये आपका घर था, और घर के नीचे क्या हुआ
कि यहाँ पे एक इम्परमिएबल सॉइल है। कैसी है? इम्परमिएबल सॉइल है, ठीक है। और इसके ऊपर भी कैसी सॉइल है? इम्परमिएबल सॉइल है, ठीक है। और वहीं और नीचे गया मैं तो एक सॉइल मास ऐसा भी था। ये कौन सी हो गई? फर्स्ट कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दूसरी कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन जब ये हो गई तो ये जो था ऊपर दोनों साइड इम्परमिएबल था और यहाँ पे दोनों साइड परमिएबल था, ठीक है। और एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक साइड परमिएबल और एक साइड इम्परमिएबल। ये जो डैश डैश वाले हैं ये कैसे? इम्परमिएबल, दोनों साइड इम्परमिएबल। ये कैसे? दोनों साइड परमिएबल। और ये कैसे? एक साइड इम्परमिएबल और एक साइड परमिएबल, ठीक है। तो मैंने 3, तो मैं क्या उठाता हूँ? मैं उठाता हूँ एक केस इनमें से कि क्या होता है ड्रेनेज पाथ समझाने के लिए, ठीक है। ये क्या था? सॉइल मास थे कि आपके घर के नीचे हो सकता है फर्स्ट कंडीशन हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या किसी का भी कॉम्बो हो। तो ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ रेट ऑफ कंसोलिडेशन को कैसे इफेक्ट करेगा? तो देखते हैं कि अगर ये मैंने एक सॉइल मास लिया, ठीक है, अगर मैंने एक सॉइल मास लिया, उसमें नीचे क्या ले लिया मैंने? उसमें नीचे ले लिया कि भाई ये कैसी है? इम्परमिएबल लेयर है और ऊपर कैसी है? परमिएबल लेयर है, ठीक है। और दूसरा ले लिया मैंने कि ऊपर भी क्या है? परमिएबल और नीचे भी परमिएबल लेयर है। तो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। लाइक देखते हैं कि ये कोई एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अगर ऐसी कंडीशन रही, ठीक है, ऐसी कंडीशन रही तो क्या होगा? अब क्या पढ़ रहे थे? प्राइमरी कंसोलिडेशन, मतलब वाटर पार्टिकल को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो उसको कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा? इसको L डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई वन वे ड्रेनेज पाथ। ये कैसा हो गया? वन वे ड्रेनेज पाथ, ठीक है। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? इसको L डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और वहीं अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, बीच में है, ठीक है, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? वो तो या तो वो यहाँ से निकल लेगा या तो वो यहाँ से निकल लेगा। क्यों? दोनों साइड से परमिएबल है, ठीक है। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा निकलने के लिए? इसको करना पड़ेगा L/2। इधर जाएगा तो L/2, या फिर इधर से निकलने की इच्छा होगी उसकी तो वो L/2। तो इसको क्या बोलते हैं? टू वे। इसके पास दो रास्ते, तो इसको क्या बोलते हैं? टू वे ड्रेनेज पाथ, टू वे ड्रेनेज पाथ। अब देखो रेट किस में ज़्यादा होगा? रेट ऑफ कंसोलिडेशन। रेट ऑफ कंसोलिडेशन टू वे ड्रेनेज पाथ में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वन वे ड्रेनेज पाथ। क्यों? यहाँ के पार्टिकल को निकलने के लिए ये है, धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स ऐसे बने होंगे नीचे नीचे, तो यहाँ से एक निकला, फिर दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, छठवां, सातवां, फिर आखिरी में जो निकलेगा उसके लिए कितना डिस्टेंस था? L। बट लेकिन यहाँ पे क्या सीन था? यहाँ पे जो ड्रेनेज पाथ रहेंगे उनको कम टाइम लगेगा निकलने के लिए। क्यों? ऊपर भी परमिएबल है और नीचे भी परमिएबल है। तो यहाँ वाले तो ऐसे ऐसे निकल जाएंगे एक साथ और ये भी निकल जाएंगे, और आखिरी में जो एक बचेगा उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। कितना? L/2। यहाँ कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है एक पार्टिकल को L/2, और यहाँ पे जो दूसरे पार्टिकल को ट्रैवल करनी है L। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो होगा, रेट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब पानी निकलने का रेट, तो वो कितना होगा? वो डबल ड्रेनेज में टू वे कंडीशन में क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू वन वे कंडीशन। तो ये बात हो गई किसकी? रेट ऑफ कंसोलिडेशन की। किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो इनमें से अगर कोई भी कॉम्बो आ गया तो आपको समझ आना चाहिए कि ये टू वे है या वन वे है कि क्या है। तो ये धीरे धीरे हम आगे प्राइमरी कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी के लिए ये बेसिक समझना जरूरी है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो टू वे ड्रेनेज कंडीशन और वन वे पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी? प्राइमरी कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की। उससे पहले बता दिया रेट ऑफ कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है सेटलमेंट वर्सेस, फर्स्ट वन इज सेटलमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या है? सेटलमेंट वर्सेस टाइम।
इसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान से सुनने वाली चीज़ें बहुत है इसमें, और एक बार सुन के समझ गए तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में। सेटलमेंट, अब देखो सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व कैसा होता है देखते हैं। अब देखो एक मैंने क्या लिया, एक सैंड का पार्टिकल लिया, या सैंड का क्या लिया, सैंपल लिया, और दूसरा क्या लिया, क्ले का सैंपल लिया। दोनों के डायमेंशंस क्या है, सेम है, सैंड और क्ले। सैंड और क्ले के क्या लिए, सैंपल लिए। अब देखो ये सैंपल तो मैंने ले लिए हैं, अब क्या होगा, एक घर के नीचे क्या है, एक घर के नीचे सैंड और दूसरे घर के नीचे क्या है, दूसरे घर के नीचे है क्ले। ठीक है, तो मैंने ये सैंपल ले लिया है। तो अब मेरे को बताओ कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन किस में ज़्यादा होगा। तो तुमको पता है कि भाई सैंड की परमिएबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्ले की परमिएबिलिटी, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन किस में ज़्यादा होगा, रेट ऑफ कंसोलिडेशन सैंड में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्ले। क्यों, सैंड की परमिएबिलिटी के ऑफ सैंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के ऑफ क्ले, तो ये क्या है, ये परमिएबिलिटी कम है, तो रेट किस में ज़्यादा होगा, रेट होगा सैंड में ज़्यादा। जब रेट सैंड में ज़्यादा होगा, रेट किस में ज़्यादा होगा, सैंड में ज़्यादा होगा, तो सबसे जल्दी सेटलमेंट किसका होगा, सैंड का सेटलमेंट होगा। तो ये जो बना एक ग्राफ, ये क्या बता रहा है कि भाई ये किसका ग्राफ है, सैंड का ग्राफ है, सैंड का ग्राफ है, जिसमें क्या हुआ, पूरा सेटलमेंट हो गया। ठीक है, सेटलमेंट हो गया और कम टाइम में सेटलमेंट हो गया। देखो टाइम कितना लगा, कम लगा। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं क्ले की। क्ले में क्या होता है, क्ले में वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, है ना, वॉइड्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैंड। क्यों, इसकी पोरोसिटी ज़्यादा है, इसके वॉइड रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैंड। क्यों, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के, जैसे बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही सेम क्ले में छोटे छोटे वॉइड्स जो होते हैं, वो छोटे वॉइड्स मिलके ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा सेटलमेंट करवाते हैं। तो जब मैं किसकी बात करूँगा, क्ले का, तो क्ले का सेटलमेंट कर्व कैसा बनेगा, क्ले का सेटलमेंट कर्व कुछ ऐसा बनेगा, मतलब टाइम भी ज़्यादा लगा, टाइम भी ज़्यादा लगा और सेटलमेंट भी ज़्यादा हुआ। तो पहली चीज़ देखते हैं कि टाइम वाला कंस्ट्रेंट क्या है, कि टाइम इसमें कम क्यों लग रहा है, टाइम इसमें ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो वो तो मैंने आपको फर्स्ट बता दिया कि भाई सैंड की परमिएबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए इसमें रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज़्यादा हो गया तो सैंड में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, और वहीं क्ले में परमिएबिलिटी कम थी, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या हो गया, कम हो गया। रेट ऑफ कंसोलिडेशन कम हो गया तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा। अब बात करते दूसरी चीज़ कि सर इसमें सेटलमेंट ज़्यादा क्यों है और इसमें सेटलमेंट कम क्यों है, इसमें सेटलमेंट यहाँ तक के है और इसमें सेटलमेंट यहाँ तक के क्यों है। तो उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो इस वॉइड रेशो है या पोरोसिटी है वो सैंड की कम होती है, और वहीं जो दूसरी चीज़ ई और क्या पोरोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, क्ले में ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा वॉइड्स, ज़्यादा पोरोसिटी, ज़्यादा वॉइड रेशो, तो ज़्यादा सेटलमेंट। भाई ज़्यादा वॉइड है तो ज़्यादा सेटलमेंट होगा, यहाँ कम वॉइड है तो यहाँ कम सेटलमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरी बात देखने वाली ये है कि ये जो सैंड का सेटलमेंट है, मान लो आपके घर के नीचे सैंड है, तो आपका सैंड का सेटलमेंट, आप घर बना रहे हो और घर थोड़ा थोड़ा भी धीरे धीरे बन रहा है, तो उतने में आपका घर बनते तक के सैंड सेटल हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर आपके घर के नीचे क्ले है, लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ राफ्ट फाउंडेशन देते हैं, या फिर वो बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे तो पाइल फाउंडेशन देते। क्यों, वहाँ पे स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, इसके लिए ये सब होता है। पर लेकिन वहाँ पे जब सेटलमेंट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट होता है, और ये क्या घर बनने के बाद होता है। क्यों, इसे टाइम टेकिंग फिनोमिना है। क्या था प्राइमरी कंसोलिडेशन, टाइम टेकिंग फिनोमिना। सैंड में तो ये
जल्दी हो जाता है कि भाई आपका 6 महीने में हो गया पूरा कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म। पर क्ले में वॉइड छोटे छोटे होते हैं और परमेबिलिटी कम होती है, तो इसमें क्या साल लगते हैं। तो आपका घर बनने के बाद अगर आपके घर में क्रैक आ रहे हैं तो मान लो कि आपका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नीचे सॉइल सेटल करती जा रही है धीरे धीरे, तो आपके घर में क्रैक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है उन सब के पीछे। तो फर्स्ट सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व, और इसमें आगे और बात करते हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। सेकंड बात करते हैं, आइए। नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व, या फिर इसको क्या बोलते हैं, और नॉर्मल कंप्रेशन कर्व। बेसिकली क्या होता है देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है NCS नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व, NCC नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेजेंट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पास्ट। प्रेजेंट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पास्ट। अब ये क्या चीज़ है सर, ये क्या है कि मान लो आपका जो घर था आपका घर कब बन रहा है, आपका घर बन रहा है 2020 में। ठीक है, इससे 5 साल पहले की बात करते हैं, कब, 2015 में, जब आपका घर यहाँ इस लैंड पे आपका घर नहीं था। तो यहाँ की सॉइल के पास कितना स्ट्रेस था, यहाँ की जो सॉइल थी नीचे उसके ऊपर कितना स्ट्रेस लग रहा था, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लग रहा था, उसके ऊपर मान लो कुछ सिग्मा 1 स्ट्रेस लग रहा था। ठीक है, उसके ऊपर कुछ सिग्मा 1 स्ट्रेस लग रहा था। यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल था उसके ऊपर कितना स्ट्रेस लग रहा था, सिग्मा 1 लग रहा था। पर ठीक है, मैक्सिमम उसने अपनी लाइफ में कितना देखा था, मैक्सिमम उसने लाइफ ने अपनी झेला था इन द सेंस कि मैक्सिमम उसने अपने लाइफ ड्यूरेशन में, लाइफ स्पान में, अभी तक के जब से वो सॉइल मास यहाँ पे आया है तब से उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी लगी थी, सिग्मा 1 लगी थी। ठीक है, सिग्मा 1 लगी थी। तो सिग्मा 1 की समझने के लिए एक आर्बिट्री वैल्यू ले लो, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इसके ऊपर क्या लग रहा था, इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा था। कब, 2015 में। अब बात करते हैं कि आपका घर बना, आपने देखा कि भाई अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे घर बन रहा है, तो अपन यहाँ ज़मीन मिल रही है तो अपन यहाँ घर बना लेते हैं। अब 2020 में आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, घर बना लिया और उसके साथ साथ कुछ गार्डन आर्डन और बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, वही सेम सॉइल थी, यहाँ पे कहीं पे ये सॉइल पार्टिकल था। अब इसके ऊपर कितना स्ट्रेस लग रहा है, पहले तो सिग्मा 1 लग रहा था, और जो मैक्सिमम था उसके लाइफ स्पान में, मैक्सिमम इतनी कैपेसिटी थी उसकी, कैपेसिटी जो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम इतना वो झेल चुका था। बट लेकिन आपका घर लगने के बाद उसके ऊपर कुछ सिग्मा 2 स्ट्रेस आ रही है जो कि 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, मतलब 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का उसके ऊपर अब क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ये कंडीशन हो गई प्रेजेंट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पास्ट स्ट्रेस। पास्ट में मैक्सिमम उसने झेला था 100 और अब प्रेजेंट में झेल रहा है मैक्सिमम 10,000। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, वो सॉइल अब कैसी हो गई, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल हो गई, NCC या NCS नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, या फिर उसके नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो ये कैसी सॉइल होगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल हो गई कि भाई जो प्रेजेंट में उसकी कैपेसिटी, पास्ट में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, मतलब कैपेसिटी नहीं बोलेंगे यार, कैपेसिटी वर्ड निकल जा रहा है। पास्ट में क्या होगा, पास्ट में वो मैक्सिमम कितना ले रहा था, वो ले रहा था 100। ठीक है, अब प्रेजेंट में वो कितना ले रहा है, प्रेजेंट में भैया अपने ले रहे हैं 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसकी कैपेसिटी नहीं, उसकी क्या हो गई, अब बढ़ गया, उसके ऊपर स्ट्रेस क्या हो गई,
बढ़ गया, तो स्ट्रेस जब बढ़ गया तो प्रेजेंट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पास्ट स्ट्रेस। तो जब ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी कहीं सॉइल मास में, तो क्या होगा, वो सॉइल कैसी होगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होगी। और उस सॉइल के लिए हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व बनाएंगे। अब ये नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व क्या होता है वो देखते हैं। अब यहाँ से आपके जो 5 इम्पॉर्टेंट कोएफिशिएंट है वो स्टार्ट होंगे, और वो कोएफिशिएंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो याद रखने पड़ेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, ये मैंने पहले पढ़ाया था, किसी को याद हो तो याद होगा तो पता होगा। अब देखो जो नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व है वो किसके बीच में होता है, वो होता है वॉइड रेशो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में कर्व बनता है। तो ये कर्व कैसा आता है, ये कर्व कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ये कुछ कर्व कुछ ऐसा आता है, कैसा, कॉनकेव, केव, किसके लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व है, एनसीसी, ठीक है, एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व। मतलब कि भाई क्या हुआ, पास्ट में उसके पास कितना था, पास्ट में जब 100 लगा था तो उसका वॉइड रेशो क्या था, उसका वॉइड रेशो कुछ E0 था, ठीक है। पास्ट में कितना अपन ने स्ट्रेस लिया था, पास्ट में स्ट्रेस लिया था भाई 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसका कुछ वॉइड रेशो होगा, उसका वॉइड रेशो कितना था, E0 था, ठीक है। मैक्सिमम उसने कितना झेला था, उसने 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर झेला था, उस टाइम में उसका वॉइड रेशो क्या था, E0 था, ठीक है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो अब क्या हुआ, तुमने वहाँ 2020 में जब देखा ज़मीन तो इतना था 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा था, बट अब 2020 में जब तुम्हारा घर बना तो वहाँ कितना लग रहा है, 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब क्या, जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो कितनी आ रही ऊपर से, वो आ रही 10,000, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट E1 डैश, E1 कितना है, E0 और ये E1 करस्पॉन्डिंग टू ये, वो कितना है, 10,000 कुछ है, कितना है, 10,000 नहीं, 1,000 समथिंग कुछ है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा तो वॉइड रेशियो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। क्या हो रहा है, ये वॉइड रेशियो कम हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, और जब ये डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये कर्व कैसा है, एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व है ये, ठीक है। ये कर्व किसके बीच में, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये है कि इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप देखो क्या होता है, स्लोप निकालो जरा इसका, स्लोप देखते हैं। मान लो E0 था, वो एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब जनरलाइज करते हैं, E0 था कब, जब इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी, सिग्मा 1 E0, वाइड रेशो E2 हुआ तो ये कितना हो गया, सिग्मा 1 बार, ठीक है। तो स्लोप निकालो इसका, स्लोप ऑफ E वर्सेस सिग्मा नॉट कर्व, तो स्लोप कितना आएगा, E0 माइनस E1 सिग्मा 1, तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसका स्लोप। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो स्लोप होता है किसका, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं AV इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ E0 E अपॉन डेल्टा ऑफ सिग्मा बार। ये क्या है, E0 माइनस E1 डेल्टा E, सिग्मा नॉट बार माइनस सिग्मा 1 बार, क्या आया, डेल्टा सिग्मा बार। ये क्या हुआ, यह आया AV, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एयर, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AV। तो ये फर्स्ट तुम्हारा आ गया है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ये सिंपली क्या होता है, स्लोप मैग्नीट्यूड होता है किसका, स्लोप ऑफ किसका, NCC कर्व, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व का स्लोप होता है। तो उसको क्या लिखा है, E0 माइनस E1 अपॉन सिग्मा नॉट बार माइनस सिग्मा 1 बार। तो इसको क्या लिखा, डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा बार। तो ये क्या होता है AV क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को क्या बोलते हैं, AV बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आप इसकी यूनिट निकालना, इसकी यूनिट क्या होती है। चलो ये जो 5 कोएफिशिएंट होंगे ना, 5 कोएफिशिएंट, तो बाद में यूनिट निकालना एक साथ, तो वो आपके नोट्स में एक ही इसमें आ जाएगा। तो अभी यूनिट मत निकालो, बाद में निकलवाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व की। ठीक है, जिसमें याद रखना क्या है, प्रेजेंट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन पास्ट स्ट्रेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, वॉइड रेशियो वर्सेस void ratio versus log of effective stress। log of effective stress। अब ये क्या है और ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो वहां पे कर्व कैसा आया था, वहां कुछ कॉन्केव कर्व आया था। कैसा आया था, कॉन्केव आया था। तो वो कांस्टेंट नहीं था भाई, वो चेंज होते जा रहा था। और हमको एनालिसिस करना है तो हमको चीज़ें कैसे पता चलेगी, तो कर्व को क्या करना पड़ेगा, कुछ लीनियर बनाना पड़ेगा या स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग जब लगाएंगे, लॉग स्केल जब आएगा, तो एक लॉग को क्या बोलते हैं, लॉग ग्राफ, और एक नॉन लॉग है और एक लॉग है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी लॉग। तो जब इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉग में क्या किया, लॉग स्केल में पुट किया, इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉग स्केल में डाला, तो क्या हुआ सीन, तो भाई सीन कुछ ऐसा हो गया कि लॉग को ये हो गया वॉइड रेशियो, काफ़ी सिंपल है, वर्सेस इफेक्टिव लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब तुम्हारा घर बना था, E0 था 2015 में, जब तुम्हारा घर नहीं बना था तब वॉइड रेशियो था E0, और जब लॉग में प्लॉट किया तो ये कैसी आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, तो तुम्हारे घर का क्या हो गया, E1 आ गया। तो अब इसमें क्या है कि कुछ नहीं, बस लॉग में कन्वर्ट किया तो कॉन्केव किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में। ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन। सॉइल कैसी है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। ये कैसी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। E0 के करस्पॉन्डिंग क्या था, लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार, और E1 के करस्पॉन्डिंग क्या था, E1 के करस्पॉन्डिंग था लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार। तो अब इसका जो स्लोप है वो देखो, स्लोप ऑफ E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा बार वो क्या होता है, तो स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या आएगा, देखो E0 माइनस E1 अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार माइनस लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार। तो ये क्या आया, C कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दूसरा। तो ये क्या हुआ, डेल्टा E अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार। तो ये क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, CC।
ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। तो ये दूसरा कोएफिशिएंट, इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, जो क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है स्लोप ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो वर्सेस लॉन्ग इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कर्व होता है, ठीक है, उसका जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये पढ़ने, ये लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई ये कैसा है, लीनियर है ना, वो कैसा था, वो कॉन्केव था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, चीज़ें कांस्टेंट नहीं थी, है ना। तो एनालिसिस को इजी करने के लिए क्या किया गया, स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट किया गया और उसका नया नाम दिया गया उसकी स्लोप का, उसके नया नाम क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। तो ये होगी कौन सी, तीसरी प्रॉपर्टी। अब बात करते फोर्थ प्रॉपर्टी की, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, ओवर कंसोलिडेटेड कर्व और प्री कंसोलिडेटेड कर्व, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे वहाँ क्या था, प्रेजेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पास्ट स्ट्रेस, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल टू पास्ट स्ट्रेस। यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया। अब ये उल्टा चीज़ें समझने के लिए हमको कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी, लाइक क्या चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल में आगरा चलते हैं अपन। आगरा में क्या, ताजमहल है, आगरा में ताजमहल बना हुआ है एक, ऐसा करके कुछ, ये ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, आगरा में ताजमहल बना हुआ है। इसका वेट कितना है, इसका वेट मान लो कितना है, इसके वेट नहीं, इसके कारण स्ट्रेस कितनी आ रही है, इसके कारण स्ट्रेस कितनी आ रही है, किस पे, यहाँ पे कोई एक सॉइल पार्टिकल है, उस पर स्ट्रेस कितनी आ रही है, उसके ऊपर स्ट्रेस आ रही है कितनी, 10,000 ना, चलो 10,000 लेते हैं इस केस में, 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की क्या आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की क्या आ रही है, स्ट्रेस आ रही है। तो प्रेजेंट स्ट्रेस कितनी है इस पे, प्रेजेंट है 10,000, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है कि यार मैं ये स्ट्रेस को हटा देता हूँ। स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ताजमहल को हटाना पड़ेगा, और ताजमहल को हटा के मैं क्या बनाऊँगा भाई, कुछ और बना दूंगा मैं, ठीक है। ताजमहल को हटा के और कुछ बनाता हूँ। अब मैंने ताजमहल को हटा दिया, ताजमहल को यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया। तो ताजमहल को हटाया तो ये अपना पार्टिकल कौन सा था, पार्टिकल 1 था, है ना। पार्टिकल 1 पे स्ट्रेस कितनी आ रही थी, 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तुमने क्या बोला, सर यहाँ से पार्टिकल हटा दो, यहाँ से ताजमहल हटा दो, इसकी जगह क्या बनाओ, इसकी जगह सर कुछ और बना दो, जो भी इच्छा हो वो बना दो, ताजमहल हटा दो, ठीक है। तो ताजमहल हटा दिया मैंने, चलो हटा दूंगा मैं ताजमहल। तो यहाँ से जब मैंने ताजमहल को हटाया तो क्या हुआ, ऊपर से कितना स्ट्रेस आ रहा था, ऊपर से स्ट्रेस आ रहा था 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आ रहा था। और अब वो क्या हो चुका है, अब वो हट चुका है, अब वो हट चुका है, ठीक है। अब वो हट चुका है तो क्या हुआ, जैसे ये हटा, ताजमहल यहाँ से हट जाएगा तो ये प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अब ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, ये प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हुआ, पास्ट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अब ताजमहल हट चुका है। तो ये अब प्रेजेंट स्ट्रेस क्या आ रही है इसके ऊपर, प्रेजेंट स्ट्रेस रही कुछ और मान लो क्या है, कुछ और मान लो कि अब तुम क्या यहाँ पे तुम्हारा घर बना रहे हो, तो मान लो अब तुमने तुम्हारा जब यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट किया तो उसकी स्ट्रेस कितनी आ रही थी, उसकी स्ट्रेस आ रही थी 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही थी। तो अब प्रेजेंट क्या लग रहा है इस सॉइल पे, इस वन पार्टिकल पे प्रेजेंट क्या लग रहा है, प्रेजेंट लग रहा है सर ये प्रेजेंट हो गया, बट वो मैक्सिमम, ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना झेल चुका है, ये तो 10,000 ऑलरेडी झेल चुका है। 10,000 मतलब जो पास्ट हो गया, 10,000 क्या हो गया, अब पास्ट हो गया, अब प्रेजेंट नहीं रहा, अब ये भूतकाल में जा चुका है,
ठीक है, भविष्य तो कुछ नहीं पता, पर ये भूतकाल हो चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये 10,000 ताजमहल था तो उसके ऊपर स्ट्रेस आ रही थी कितनी, 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। जब ये ताजमहल को हटाया तो ये क्या हो चुका है, ये पास्ट हो चुका है। ये उस टाइम प्रेजेंट था, अभी क्या हो गया, पास्ट हो गया है। बट अब तुमने जब अपना घर बनाया तो नई स्ट्रेस क्या आई, ये पार्टिकल पे नई स्ट्रेस आई 1000 किलो न्यूटन की। 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जब स्ट्रेस आई तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो देख रहे हो अब मैक्सिमम कितना लग रहा है, 1000, और यहाँ पे मैक्सिमम पास्ट में कितना लग रहा था, 10,000। तो क्या हुआ, पास्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट स्ट्रेस। तो ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो इसको क्या बोलते हैं, इस सॉइल को क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। क्या बोलेंगे, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। मतलब प्रेजेंट स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल टू पास्ट स्ट्रेस। तो ये कौन सी सॉइल हो गई, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो गई। अब ठीक है ये यहाँ पे तो ये हो गया, अब ओवर कंसोलिडेटेड समझ आ गया होगा। बट इसके बाद और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बट और फर्दर आपको और समझ में आए चीज़ें तो उसके लिए मैं और आगे बढ़ रहा हूँ कि अब क्या हुआ, आपने ताजमहल के जगह और घर बना लिया और घर एकदम बंगलो टाइप बनाया और उसका वेट क्या हो गया, उसका वेट मान लो उसका स्ट्रेस कितना हो गया, 10,000 1 लाख किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका क्या होगा स्ट्रेस। अब कितना आ रहा है घर के कारण, 1 लाख किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये सॉइल कैसी हो जाएगी, अब कंडीशन क्या हो गई, प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट, प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट। तो ये सॉइल कैसी हो जाएगी वापस से फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड। ठीक है, समझ रहे हो टाइम के साथ कैसे ओवर कंसोलिडेटेड हो रही है। और तुम स्ट्रेस को अगर और बढ़ा दोगे, 10,000 से ज़्यादा कर दोगे स्ट्रेस को, तो वो सॉइल फिर कैसे बिहेव करेगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड बिहेव करेगी। क्यों, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस कितना था, 10,000 था, पर तुमने अब नया लगा दिया तो क्या हो गया, प्रेजेंट वाला इज ग्रेटर देन पास्ट स्ट्रेस हो गया। तो वो सॉइल कैसे हो जाएगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अगर तुम्हारी लेस देन 10,000 रहेगी तो ये कैसी हो जाएगी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एक और चीज़ देखो कि जब तुम फर्स्ट क्लास में थे तो तुमको लगता था कि यार बहुत चीज़ें टफ है, बहुत चीज़ें टफ है, बहुत चीज़ें टफ है। अब तुम ग्रेजुएशन में आ गए हो तो अब तुमको लगता है 1 2 3 4 तो तुम टिप्स पे है, तुम्हारे कैलकुलेशन सम एंड डिफरेंस टिप्स पे है तुम्हारे, तो अब वो चीज़ें ईजी लगती है। तो वैसे ही इसको आदत कितनी थी, 10,000 की झेलने की इसके बाद आदत थी। अब तुम 10,000 की जगह 1,000 दे रहे हो तो उसको और इजीली ले रहा है, तो उसको क्या बोला, ओवर कंसोलिडेटेड। ठीक है, अब तुमको गेट का पेपर देना है। अब गेट का पेपर देना है तो आज तक की लाइफ में कभी गेट का पेपर दिया नहीं है, तो अब क्या हो गई, चीज़ें बदल गई। चीज़ें कैसे बदल गई कि गेट का पेपर देना है, थोड़ा टफ हो सकता है, क्या हो सकता है पता नहीं। तो चीज़ें जहाँ पे क्या हो गई, बदल गई। गेट का पेपर देना है तो गेट का पेपर जब देना रहा तो क्या होगा, पहले तुम्हारे पास स्ट्रेस कम रहता था, अभी स्ट्रेस तुम्हारे पास क्या है, ज़्यादा है। प्रेजेंट में स्ट्रेस क्या है, ज़्यादा है। पास्ट में स्ट्रेस फर्स्ट सेकंड क्लास में कम रहता था, तो क्या हो गया, तुम कैसे हो गए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टूडेंट हो गए या फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल हो गए। ठीक है, समझ रहे हो, जब प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट हो गया तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड। वही अगर चेंज कर दिया, प्रेजेंट इज लेस देन पास्ट स्ट्रेस, तो कैसे हो गए, ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओवर कंसोलिडेटेड कर्व की या प्री कंसोलिडेटेड कर्व की। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स होगा, ये कॉन्वेक्स होगा, और ये किसके लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। कौन सा कर्व है, ओवर कंसोलिडेटेड कर्व है, OCC। ठीक है, अब क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि क्या इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेस कैसी होगी, यहाँ पे वाली कंडीशन होगी, प्रेजेंट स्ट्रेस इज लेस देन इक्वल टू पास्ट स्ट्रेस। मतलब जब तुमने क्या बनाया था, ये यहाँ पे जब ताजमहल बना था तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी, सिग्मा 1 थी। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी, सिग्मा 1 थी। अब जैसे क्या हुआ, तुमने ताजमहल को हटा दिया तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी हो गई, कम हो गई। तो प्रेजेंट लोड क्या हो गया, प्रेजेंट लोड पास्ट, ये क्या था, पास्ट था भैया, पास्ट। अभी जो कहानी सुनाई थी ताजमहल वाली, वो ताजमहल वाली कहानी यहाँ अप्लाई करो। तो वो अप्लाई करने के लिए क्या करोगे तुम, देखते हैं, चलो मिटा के फिर से स्टार्ट करते हैं। वो कहानी अच्छे से अप्लाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको समझ नहीं आएगा। देखो, सिग्मा 1 स्ट्रेस आ रही है अभी जब ताजमहल था, ठीक है,
तो वॉइड रेशियो कुछ होगा, ठीक है होगा। अब जब ताजमहल हटा दिया तो क्या हो गया, ये स्ट्रेस कैसी हो गई, पास्ट स्ट्रेस हो गई। कैसी हो गई, पास्ट स्ट्रेस हो गई, पास्ट स्ट्रेस हो गई। तो क्या होगा, जब ये ऊपर से इतना सारा लोड ताजमहल का हट गया तो सॉइल क्या करेगी, सॉइल कुछ एक्सपांड करेगी, सॉइल कुछ एक्सपांड करेगी। तो सॉइल कितनी एक्सपांड करेगी, तो सॉइल कुछ ऐसे एक्सपांड करेगी। तो ये जो कर्व आएगा, ये कर्व कौन सा होगा, ये कॉन्वेक्स कर्व होगा। कॉन्वेक्स कर्व होगा किसके लिए होगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए होगा। और ये उसको और क्या बोलते हैं, OCC, ओवर कंसोलिडेटेड कर्व बोलते हैं। जब तुमने घर और बनाया, अब देखो यहाँ के क्या सिचुएशन बन रही है इसमें, प्रेजेंट स्ट्रेस इज लेस देन पास्ट स्ट्रेस। तो मतलब ये क्या हो गया, OCC हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या बना रहे हो, अब तुमने क्या बनाया, तीसरी कंडीशन, यहाँ पे कोई बंगलो बना दिया। मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ ताकि क्या डायग्राम में मेरे को दिक्कत ना है, ये ठीक है। अब क्या किया तुमने, यहाँ स्ट्रेस कितनी आ रही थी, सिग्मा 1 आ रही थी। अब तुमने यहाँ क्या किया, बंगलो बना दिया जिसका वेट क्या था, ताजमहल से भी ज़्यादा था, जिसके कारण स्ट्रेस क्या आ रही थी, ताजमहल से भी ज़्यादा आ रही थी। तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल अब हो जाएगी कैसी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व। ये कौन सी होगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। और ये कैसी रहेगी, ये रहेगी कॉनकेव, CAVE, कॉनकेव रहेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो कर्व कुछ ऐसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा ओवर कंसोलिडेटेड के लिए, और कॉनकेव रहेगा नॉर्मल कंसोलिडेटेड के लिए। तो ये चीज़ थी ओवर कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड। इसमें मैंने दोनों बता दिया, कॉनकेव OCC और NCC दोनों को बता दिया कि ये जो हमारा था, ये क्या था, ये था हमारे 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ताजमहल का था। जब ताजमहल का हटा तो इससे क्या होगा, कम स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और जब ये बनाया, तुमने क्या बनाया, तुम्हारे जब बंगलो बनाया तो उसके कारण क्या आया, 1,00,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सॉइल कैसी चली गई, सॉइल चली गई कैसी, नॉर्मल कंसोलिडेटेड स्टेज में, और सॉइल यहाँ पे कैसे चली गई, ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में, ठीक है। तो इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है। तो यहाँ ऊपर वाला कॉन्वेक्स रहेगा, नीचे वाला कॉनकेव रहेगा। अब इसी कर्व को मैं क्या करूँ, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस था, अब मैं बनाऊँ क्या, वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो वो जब बनाऊंगा कैसा आएगा, ये E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा बार वाला। तो जब लॉग स्केल में प्लॉट करेंगे तो ये क्या रहेगा, स्टार्टिंग में OCC वाला कर्व कैसा आएगा, स्लाइटली कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसके बाद कैसा आएगा इसके बाद अपने को पता है, इसके बाद कैसा आता है, इसके बाद आता है कैसा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्लाइटली कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन। स्लाइटली कॉन्वेक्स मतलब OCC, ये कैसा है, NCC, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व, ठीक है। और ये स्ट्रेस क्या आ रही है, ये आ रही है तुम्हारी, ये आ रही थी लॉग सिग्मा नॉट की आएगी, और ये आएगी लॉग सिग्मा 1 बार। यहाँ बार लगाना, इफेक्टिव स्ट्रेस है ये, इफेक्टिव स्ट्रेस है ये, है ना, लॉग सिग्मा 1 बार। तो ये कैसी आ रही थी, लॉग सिग्मा 1 बार, मतलब पास्ट स्ट्रेस, ठीक है। जब ताजमहल था उसको हटा दिया था, ठीक है, समझ रहे हो। एक और बार समझाऊँ, चलो एक और बार समझ लो। जब ताजमहल था तो स्ट्रेस आ रही थी सिग्मा 1, ठीक है, जो कितनी थी, 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की थी। जब ताजमहल हटा तो इफेक्टिव स्ट्रेस 10,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये 10,000 से कम हो गई तो वॉइड रेशियो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्वेलिंग होगी सॉइल में, ठीक है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी थिक्सोट्रॉपी पढ़ा था। तो ये थिक्सोट्रॉपी से ऊपर चला गया, वॉइड रेशियो थोड़ा सा इंक्रीज आ गया, रीगेन कर लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे तुम वापस से घर बना रहे हो, तो जैसे जैसे धीरे धीरे बंगलो बना रहे हो, तो जैसे जैसे तुम धीरे धीरे घर
चलो बंगलो बाद में बनाना, पहले घर ही बना लो। जैसे जैसे घर बनाओगे तो यहाँ से धीरे धीरे कुछ लोड आना स्टार्ट होगा। तुम्हारे घर का वेट कितना था, तुम्हारे घर से स्ट्रेस कितनी आ रही थी, घर से स्ट्रेस आ रही थी 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे ये स्ट्रेस आ गई, तुम्हारा घर मतलब यहाँ बन गया है, तो ये कर्व कैसे कौन सी स्टेज में, OCC स्टेज में है। बट अब तुम्हारी इच्छा क्या है कि भाई घर छोड़ो, घर नहीं बना रहे, बंगलो बना रहे। तो बंगलो का कुछ स्ट्रेस आएगा क्या कि 1,00,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तुम धीरे धीरे बनाते जाओगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो जब ये इसको क्रॉस कर देगा तो ये कौन सी स्टेज में आ जाएगा, NCC स्टेज में आ जाएगा। और कर्व कैसा हो जाएगा, कॉनकेव कर्व हो जाएगा। और इसको लॉग में प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, स्लाइटली कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है, ये सब तो देख लिया। अब देखो स्लोप ऑफ, मिटा रहा हूँ ये मैं, स्लोप ऑफ जो तीसरा कोएफिशिएंट है हमारा, वो तीसरा कोएफिशिएंट देखते हैं, इसका स्लोप देखते हैं, सीधे देखते हैं स्लोप ऑफ ओवर OCC, स्लोप ऑफ OCC। इसका मतलब ये किसका है, E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार का, ठीक है। इसका क्या देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं। तो वो स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप रहता है कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। जो कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ये था E0 और ये यहाँ कुछ ले लो E1, तो वो क्या आएगा, डेल्टा E अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार अपॉन सिग्मा नॉट। तो ये क्या आएगा, ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। अब देखो दोनों कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन के फॉर्मूले सेम है, बट लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन नॉट इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। क्यों, सिचुएशन चेंज है। कंप्रेशन रिकम्प्रेशन में क्या है, प्रेजेंट स्ट्रेस इज लेस देन पास्ट स्ट्रेस, ठीक है। जब आप इसकी बात करोगे तो ये क्या आएगा, जब इसकी बात करोगे तो रिकम्प्रेशन कंसीडर होगा। और जब ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड की बात करोगे तो कौन सा आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन आएगा। समझ रहे हो, ये ब्लैक वाला इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन एंड ग्रीन ब्लू वाला इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। तो मतलब ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल रहेगी तो कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, रिकम्प्रेशन वाला आएगा। और नॉर्मली NCC सॉइल रहेगी तो कौन सा वाला आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन आएगा। ये देखो दोनों की स्लोप अलग अलग बनाई है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। तो ये हो गया किसका, फोर्थ प्रॉपर्टी, ओवर कंसोलिडेटेड एंड प्री कंसोलिडेटेड, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की, मतलब OCR, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है, OCR क्या होता है देखते हैं। OCR मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट में उसमें कितना मैक्सिमम लगाया है, अपॉन मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट में कितना मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास्ट अपॉन प्रेजेंट। सिंपली याद रखने का फॉर्मूला क्या है, OCR क्या है, OCR है कि पास्ट में कितना मैक्सिमम लगा है इक्वल्स टू पास्ट अपॉन प्रेजेंट। पास्ट अपॉन प्रेजेंट। तो इसके बेसिस पे हमको क्या पता चल जाता है कि सॉइल कौन से इसमें है, सॉइल अंडर कंसोलिडेटेड है, सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है, या सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
अगर OCR इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो सॉइल कौन सी स्टेज में होगी? OCR इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो सॉइल कैसी स्टेज में होगी? सॉइल होगी ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में। OCR इज़ इक्वल टू 1 होगा तो सॉइल कौन सी स्टेज में होगी? सॉइल होगी नॉर्मल कंसोलिडेटेड स्टेज में। OCR इज़ लेस देन 1 होगा तो सॉइल कैसी होगी? अंडर कंसोलिडेशन स्टेज में। ठीक है, कैसी होगी? अंडर कंसोलिडेशन। अब देखते हैं OCR इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब 2 हो गया। जब ये 2 कब आएगा? जब प्रेजेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पास्ट रहेगा तब ये 2 आएगा। 1 से ज़्यादा आएगा मतलब सॉइल कैसी है? प्रेजेंट इज पास्ट कैसा रहेगा? पास्ट ज़्यादा रहेगा और प्रेजेंट कम रहेगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा ग्रेटर देन 1 आला। ठीक है, तो पास्ट इज, यहाँ पे देखो, मान लो ये कितना है? ये 10 है और ये कितना है? ये 2 है, तो ये कितना आएगा? OCR आएगा कितना? 5 आएगा। 5 कितना है? ग्रेटर देन 1, मतलब पास्ट में स्ट्रेस लग रही थी 10 और प्रेजेंट में लग रही थी 2, मतलब प्रेजेंट इज लेस देन पास्ट। तो ये कौन सी थी? ये हमारी थी OCS, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है, अब क्या हुआ? इक्वल टू 1। अगर 10 इक्वल्स टू 10 हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो सॉइल कैसी आ गई? सॉइल जस्ट प्रेजेंट इज इक्वल टू पास्ट और ग्रेटर देन और इक्वल टू पास्ट। तो कैसी होगी सॉइल? नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अगर OCR इज लेस देन 1 होगा तो सिंपली सॉइल कैसी होगी? अंडर कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन प्रोसेस अभी चालू है, मतलब पोर वाटर प्रेशर अभी निकल रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा पता करने में, तो इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज, नॉर्मल कंसोलिडेटेड स्टेज, और लास्ट वन इज अंडर कंसोलिडेटेड स्टेज। ये OCS क्या है? अंडर कंसोलिडेटेड स्टेज है। तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली आज, है ना? किसकी? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी कंसोलिडेशन की। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तो इसलिए आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। कल तरजागी के एनालिसिस पढ़ेंगे और सेकेंडरी कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कल अप्रॉक्सीमेटली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? बस इतना ही है, बाकी जितना हो गया है क्वेश्चन कर लो बढ़िया से। 5th चैप्टर तक के क्वेश्चन कर लो। बुक तो खरीद ली होगी, बता दिया था बुक्स का सब कुछ, तो उससे क्वेश्चन लगाते जाओ जल्दी जल्दी, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीज़ें बताते जाऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।